हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज यूपीएससी का मेंस का पहला एग्ज़ाम था 2022 मेंस का। और इसका सेक्शन से यार फर्स्ट डे क्या होता है कि ऐसे का एग्ज़ाम होता है और हमें सेक्शन ए सेक्शन बी में से एक एक ऐसे लिखना होता है और पर ऐसे 125 मार्क्स का होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का ऐसे आया था और हमें कैसे अटैम्प्ट करना था। सबसे पहले, लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। इसमें सबसे पहले कीवर्ड ढूंढो क्या है। सबसे पहले लाइफ, देन लॉन्ग जर्नी, देन ह्यूमन बीइंग, देन बीइंग ह्यूमन। मीन्स 50% हमें इसके ऊपर फोकस करना, 50% हमें ऐसे इसके ऊपर फोकस करना है। ये दो मोस्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है। ह्यूमन बीइंग एज ए मैन, बीइंग ह्यूमन का मीन्स वी शुड बी ए काइंड मैन, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। मतलब ये मोस्टली रिलीवेंट टू एथिक्स पेपर, फिलोसफिकल पेपर भी कह सकते हो आपको, फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल भी कह सकते हो। तो ये उससे रिलीवेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग, देन बीइंग ह्यूमन क्या है, फिर इसके लॉन्ग जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें लाइफ में इसका क्या रिलीवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। आप एक क्योट के साथ भी स्टार्ट करते हो, ज़रूरी नहीं कि क्योट से स्टार्ट करो, एक स्टोरी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि एक पर्सन था, एक आईएएस ऑफिसर था, अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो ऑनेस्ट इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अच्छा ऑफिसर था। देन उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, एक गुड ह्यूमन बीइंग बना, सीएम है दिल्ली का, पंजाब में गवर्नमेंट आ गई है। और उसमें नेक्स्ट दे सकते हैं जो करप्ट गवर्नमेंट थी वो जेल में है, जैसे हरियाणा में एक पार्टी अभी भी जेल में है। तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये नहीं कि आपने कुछ किया तो उसका शॉर्ट रिपरकशन होंगे, उसके हर एक इवेंट के लॉन्ग रिपरकशन होते हैं। सेकंड है माइंडफुल मैनिफेस्टो, ए पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द बिलीफ। देखो, सबसे पहले माइंडफुल मैनिफेस्टो का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको वो ऐसे लिखना है जिसमें आपको मीनिंग पता हो। माइंडफुल मैनिफेस्टो का मतलब है पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द बिलीफ एंड इट कैटालिस्ट का मतलब होता है फास्टर हैपन टू ए ट्रिंकिल का सबका मतलब सबको ही पता होगा, मतलब क्वाइट एंड पीसफुल सेल्फ। इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, जो पब्लिक डिक्लेरेशन है, जो हमारा बिलीफ है, जैसे कि कोई पार्टी हुआ, उनका क्या मेमोरेंडम है, वो क्या आपको क्या कहते हैं कि आपको फ्री बीज देंगे। मतलब जो ये फ्री बीज का जो टॉपिक चला हुआ था ना करंट में, उससे रिलीवेंट है ये। नेक्स्ट है शिप डू नॉट सिंक, ये फिलोसफिकल है। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट्स गेट इनटू। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं कि जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, आपको उसका रिप्लाई उसी टाइम नहीं देना है, उसके टाइम के हिसाब से उसको रिप्लाई देना है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, लगा आपको किसी ने अब्यूज़ किया, आप उसको अब्यूज़ करने लगे, तो आप फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको उस टाइम काम रहना है जब तक आप जैसे कि इसमें सिंक का मतलब क्या है कि हम जब चीज़ों को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, लगा मेंस है, किसी का नहीं होता था, अगर वो सुसाइड कर लेता है, करना नहीं चाहिए, हमें बी शुड बी ये काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका मतलब क्या, उसने काफ़ी एक्सपेक्टेशन पाल रखी थी और वो इतना उसमें एक्सपेक्टेशन में इतना उलझ गया कि उसको क्रिस्टल क्लियर रियलिटी दिख नहीं रही थी कि मेरी कहाँ वीकनेस थी, मैं आगे इम्प्रूव करूँगा और आगे AR1 लेके आऊँगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो चीज़ों को ज़्यादा मतलब अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, तो लाइटली फील करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर देख, जैसे किश्ती का एग्जांपल दिया, अगर किश्ती में अगर पानी अंदर चला जाता है तो किश्ती डूब जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें तैरना है, हर किसी के साथ मतलब पंगा मोल नहीं लेना है। पंगा लो में उनका इन द सेंस हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या रिएक्शन नहीं देना। जो हमें करना हो पीसफुली अपना एक विजन रखो और कि हमें ये करना है, उसके बाद ये करना है, कोई कुछ बोले तो उसको इग्नोर करो। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हमें कैसे हमारी लाइफ में कैसे वो रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए रादर देन वायलेंट। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या आता है कि लिव द लाइफ वेरी सिंपली इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है हाइपोक्रेसी, पाखंड करना। जैसे क्या होता है कि आपने कई पॉलिटिशियन देखा होगा, काफ़ी सिंपल रहते हैं, बट जब उनके पास सीबीआई की रेड पलती है तो उनके पास पता नहीं कितने करोड़ों रुपए निकलते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन। बाहर से वो सिंप्लिसिटी दिखाते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन अंदर सूट वूट के इसमें उनके अलमारी में रखे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिंप्लिसिटी भी अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन हाइपोक्रेसी है, जो जानबूझ के दिखाते हैं।
तो इसमें ये एक फिलोसफिकल ऐसे है, ये साइकोलॉजिकल भी कह सकते हो। तो इसमें आपको सेक्शन ए में से कौन सा सबसे इजी लगा, आप उसको बताना कौन सा ऐसे लगा। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि आप इजी टैकल कर सकते हो। सबसे इजी ये तो बहुत बारी हम टेस्ट सीरीज में भी कर चुके हैं अटैम्प्ट। सेकंड, ये पहले भी पूछा गया हुआ, आई थिंक ईयर याद नहीं है। ये सेकंड नंबर पे ये है, फर्स्ट नंबर पे इजी है, सेकंड नंबर पे इजी है, और ये थोड़े है मतलब ट्रिकी हैं। ये दोनों क्या है, थोड़ा ट्रिकी हैं, इसमें ज़्यादा लिखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे को तो इन दोनों में मज़ा आया, फर्स्ट एंड सेकंड ये मैंने जो लिखे हैं इसमें और इसमें से कौन सा भी अटैम्प्ट कर सकते थे आप, ये काफ़ी ईजी हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी में देखते हैं क्या आया है। कल्चर इज़ वट वी आर। कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। जैसे साउथ इंडिया कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, हम कैसे जीवन जीते हैं। सिविलाइजेशन और वट वी हैव। सिविलाइजेशन का मतलब क्या, वट वी हैव। जैसे इंडिया में क्या है कि मोरल वैल्यू ज़्यादा हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर नहीं है। लेकिन यूएसए में क्या, न्यूक्लियर फैमिली है। सेल्फ को ये सोचते हैं कि खुद का कैसे डेवलपमेंट हो, रादर देन अपने बच्चों का या अपने पेरेंट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते वो लोग। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स रह रहे हैं यूएसए में और काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में, तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और इंडिया वाले उसको सस्टेन भी नहीं कर पाते। वहाँ जाने के बाद उनको पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग आती हैं स्टार्टिंग में। फ्रांस तो और भी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ का कल्चर और भी यूएसए से भी मॉडर्न है। तो इसमें बताया गया कि कल्चर इज़ वट वी आर, जो हम है वो क्या कल्चर है। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, वट वी हैव। इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, वट वी आर और वी हैव। ये 50-50% हमें डिस्कस करना है। कल्चर और सिविलाइजेशन का मतलब बता दिया है। पहले ये टर्मिनोलॉजी बता सकते हो, डेफिनेशन में बता सकते हो। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इसको, आप कर सकते हो इसको आप। नेक्स्ट है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज़ मीनिंगलेस। विदाउट सोशल जस्टिस इज़ मीनिंगलेस। इसमें कीवर्ड कितने होंगे, 1 2 3 4, ये नहीं आया। इसमें 4 कीवर्ड है। सबसे पहले कि क्या मतलब, नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का मतलब जो पुअर पर्सन है वो अपने लिए लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है एडवोकेट को देने के लिए, उसको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। तो वो जैसे गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जाता है। जो इनकम इनक्वालिटी जो बढ़ रही है, जो बीच का गैप वो काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे आप आज मैंने देखा अडानी सेकंड नंबर पे आ गया है, गौतम अडानी ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। एंड टॉप 10 में इंडिया के 2 हैं, अंबानी आई थिंक 6-7 नंबर पे है। तो ये क्या कि इंडिया में देखो वर्ल्ड में टॉप 10 में से 2 रिचेस्ट पर्सन है, बट इंडियाज पीपल 30% ऑफ इंडियंस आर वेरी पुअर, लिविंग बिलो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं तो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, नो सोशल जस्टिस। बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस मीनिंगलेस। बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब लगा लो कि मुकेश अंबानी या अडानी का लगा लो कोई एग्जांपल, उसको सोशल जस्टिस नहीं मिला। लगा लो उनकी कंपनी ने टैक्स पे किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके ऊपर फिर भी रेड डाली, उनको फिर भी पनिशमेंट कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मीनिंगलेस है। तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन किसका रखना है, सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट का, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें इसको टैकल करना है। और विद एग्जाम्पल, जितने भी आप एग्जाम्पल लेके, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आप इसको क्योट करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फैक्ट्स ला सकते हैं ऐसे के मार्क्स। नेक्स्ट है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होता है कि मैन सुपीरियर देन वुमेन। ये पैट्रियार्की माइंडसेट होता है। लिस्ट नोटिस्ड यट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोशल इनइक्वालिटी। ये पैट्रियार्की क्या कि लिस्ट नोटिस की जाती है, हमें इंडिया में सोचा था कि कॉमन प्रैक्टिस है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर समझाता है हमें सोशल इनइक्वालिटी का। इसमें देखो 2 कीवर्ड हो गए, पैट्रियार्की, सेकंड लिस्ट नोटिस, थर्ड क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटी। ये तीन हमारे कीवर्ड निकले ऐसे के अंदर, हमें इन पे लिखना। और सबसे ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना, सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर। सारा ऐसे के ऊपर लिखना, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक क्या क्या रीजन है, पॉलिटिकल क्या क्या रीजन है, सोशल क्या रीजन है, एंड एथिकल क्या क्या रीजन है, नेशनल क्या प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल क्या प्रैक्टिस, स्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस है। केरला का एग्जाम्पल वर्सेस बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं आपने, गुजरात वर्सेस केरल का भी दे सकते हैं, गुजरात वर्सेस बिहार का, नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मॉडल है, उन दोनों को आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एज द साइलेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशन। देखो ये है IR का भी, पॉलिटिकल से इंटरनेशनल ऑप्शनल वाले इसको बिल्कुल इजीली से टैकल कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, हमने S-400 मिसाइल हमें रशिया से खरीदी, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के खिलाफ एब्सटेन किया वोट करने से, वो क्या रीज़न था, टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। और जैसे चाइना हमारे स्मार्टफोन हमारे यहाँ मतलब एक्सपोर्ट करता, हमारा ट्रेड चलता, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है ना वो रूल करता है वर्ल्ड के ऊपर। जैसे आप नंबर 1 कौन है इंडिया में रिच, टेस्ला कंपनी है इलेक्ट्रिक कार की, और वगैरह उसका सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि हम एवरीबडी उससे कनेक्ट है, आगे आने वाले टाइम भी इलेक्ट्रिक कार का है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि टेक्नोलॉजी साइलेंट फैक्टर है किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट है, इसमें आपका इसका IR ऑप्शन, IR से रिलेवेंट करोगे तो इसमें तो इतना लिख सकते हो आप, इतने एग्जांपल लिख सकते हो कि मैं बता नहीं सकता आपको। सबसे ईजी सेक्शन में ये है, पहले पे ये मैं इसको लिखता, अगर इस साल में लिखने जाता मेंस, तो मैंने इस साल नहीं दिया था एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आप लिख सकते हो सेकंड नंबर पे ये सबसे ज़्यादा ईजी है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये। अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कौन सा सबसे ईजी है। आपके लिए क्या दूसरा हो गया, आपका सोसाइटी ऑप्शनल हो तो आपके हिसाब से इनमें से पैट्रियार्की वाला भी हो सकता है, कल्चराइजेशन सिविलाइजेशन वाला भी हो सकता है। तो ये अब की बारी ऐसे काफ़ी फिलोसफिकल नहीं था, आई थिंक इस साल काफ़ी ईजी है पेपर ऐसे का, और आई होप 170 प्लस मार्क्स अचीव करना वेरी इजी टास्क। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।